इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब इस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती आर्टिकल 370 और पाकिस्तान का जिक्र कर रही थीं, तो मीटिंग में मौजूद जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम मुजफ्फर हुसैन बेग ने उनको टोका भी। इसके बाद मीटिंग में क्या हुआ, कैसे हुसैन बेग के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला चुप हो गए, मीटिंग के अंदर की पूरी कहानी खुद मुजफ्फर बेग की जुबानी। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी पहल की और ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जल्द राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और बल मिलेगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, कल जो बातचीत हुई, जिस माहौल में हुई, आपको क्या लगता है कितनी जल्दी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बहाल हो सकती हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, कल की जो मीटिंग थी वो एक बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट में हुई। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, लेकिन सिविलाइज्ड तरीके से बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने नोट्स लिए कुछ लोगों के जो स्पेसिफिक्स पे की। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, तो वहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हुए वो तो पिछले विंटर से स्टार्ट हुए हैं। तो जो कंट्री साइड है, जो 80% या 78% जहाँ पॉपुलेशन है, तो वहाँ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। हमारी बेगम साहिबा ने भी इलेक्शन लड़ा और बगैर किसी पार्टी एफिलिएशन के बगैर इंडिपेंडेंट लड़ा और फिर चेयरमैन बन गई वहाँ पे। तो मैं वहाँ मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन जो लोगों में जोश खरोश हमने देखा इन्वॉल्वमेंट का, तो जब लोगों की हित में कोई बात शुरू की जाती है तो लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी हो जाती है। अब आइंदा कब होगा, असेंबली का इलेक्शन हो, उस लेवल का जो इलेक्शन होगा, उससे पहले तो एक कमीशन है जो डिसाइड करता है कि कुल कितनी सीटें होंगी, किस जगह पे कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उन्होंने स्टडी करना है, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी है, पॉपुलेशन कितनी है, टेरिटरी कितनी है, उसमें कुछ टाइम लगेगा। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब होगा। तो उसके बाद ही ये फैसला होगा कि जो कौन सी पार्टी किस जगह से इलेक्शन लड़ती है, कैसे करती है। और उसमें ये भी देखना है कि जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी जो पार्टिसिपेशन हुई, क्या वो जो टाउन्स हैं या सिटीज़ हैं, क्या उनमें भी उतनी पार्टिसिपेशन होगी या उससे कम होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब ये बताइए कि जो बातचीत हुई, आपने कहा हर किसी ने अपनी बातों को रखा, प्रधानमंत्री जी ने सबकी बातों को नोट भी किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंदर न जाने क्या कहा, लेकिन बाहर आकर जो बातें कहीं वो आज सुर्खियां बटोर रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बाहर बातें आ रही हैं अब इन लोगों के हवाले से, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला हो या पीडीपी के महबूबा मुफ्ती, बाहर आके जो बयानबाजी की जा रही, क्या यही बयानबाजी मीटिंग के अंदर भी थी या दोनों में फर्क है? कुछ फर्क है। उमर अब्दुल्ला साहब ने नहीं बोला, क्योंकि उनके वालिद साहब ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भाषण दिया था वहाँ पे। तो उमर अब्दुल्ला साहब का उन दो में से एक ने बोलना था। अब महबूबा जी ने बोला प्रिजनर्स की बात, तो कि प्रिजनर्स को छोड़ दीजिए। मेरा नुक्ता निगाह था कि जो टेररिज्म रिलेटेड है उनका एक स्टैंडर्ड होता है कि उनको रिलीज करने का या ना करने का। लेकिन जो पॉलिटिकल डिसेंट हो, अगर पॉलिटिकल डिसेंट वाले कुछ लोग हैं तो उनको अनकंडीशनली और जितना जल्दी हो उनको छोड़ दिया जाए। कोई 50 लोग होंगे। मेरा ये ख्याल है कि जो कल शुरुआत हुई, अगर पॉलिटिकल पार्टी सिंसेरिटी से जो कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने परस्यू किया, तो टेरिटोरियल लेजिस्लेटिव
असेंबली का जो डिसीजन के बाद लोगों की पार्टिसिपेशन अच्छी रह सकती है, लेकिन इसमें ये देखना है कि कोई फॉरेन एलिमेंट तो नहीं होगा जो डिसरप्शन का काम करे, और भी हमारे सारे लोग जगह मैं इसी बात को थोड़ा लेकर आगे चलता हूँ। महबूबा मुफ्ती जी बाहर निकली, उन्होंने प्रेस के सामने कहा पाकिस्तान से बात करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप तालिबान से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। तो क्या इस तरह की बात उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने, गृह मंत्री जी के सामने कही? क्या इसी अंदाज में कही जिस अंदाज में बाहर कही थी? आपने उन्हें रोका था, ऐसा हमें बताया गया? देखिए, इंसान की मेमोरी जो होती है तो एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन नहीं होती जी। जो मैं इस वक्त बात कहूँगा, अगर कल आप सवाल पूछेंगे तो शायद जवाब तो यही होगा, सब्सटेंस ही होगा, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट होंगे, लहजा जो है, अंदाज बात साहब आप बचा रहे हो। बताइए, क्या उन्होंने उसी अंदाज में, उसी लहजे में, देखिए एक पॉलिटिशियन का सबसे बड़ी चीज होती है वो वही आपको दिखा जो आपने देखा टीवी पर बाद में? अंदर जो था वही था? नहीं, दयानतदारी का जवाब तो ये है कि उसमें कुछ डिस्पैरिटी थी। अंदर जो थी उनका एक लहजा था, बाहर जरा एग्रेसिव थे ज्यादा ही वो। तो आपने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही थी बाहर निकल के। ये तो इलेक्शन में पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, कि लोग जो हैं क्या वो हमारी स्लोगनियरिंग के साथ चले या हम सब्सटेंस उनके सामने रखेंगे, किस किस्म का फ्यूचर चाहिए हमें अपने बच्चों के लिए। क्योंकि हमारे ये जो है लेगेसी इंसान की क्या होती है कि आप किस किस्म की ट्रेडिशंस अपने आने वाली जनरेशन के लिए, वैल्यू सिस्टम आपका क्या है। तो बदकिस्मती से मैं यूरोप के कई कंट्रीज में रहा हूँ, अमेरिका में रहा हूँ, इलेक्शंस देखे हैं, वहाँ और यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ जो वो अंदर बात कहते हैं भी मैंने देखा कि बाहर भी बात है, वही लब लहजा होता है। हमारे यहाँ प्लेइंग टू द गैलरी होता है, और जो बजाय इसके कि हम मोहब्बत का पैगाम है ना, काम मोहब्बत तक पहुँचे, तो वो किसी शायर ने कहा था कि ये इंसान नफरत का पैगाम जब देता है वो ज़्यादा जल्दी फैलता है, और मोहब्बत का और यूनिटी का, म्यूचुअल टॉलरेंस का, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो पैगाम होता है वो जल्दी नहीं फैलता, और कभी कभी उसके लिए इंसान को जान की कुर्बानी देनी होती है। को लगे क्या कह रहे थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको संपत्ति दे भगवान। इब्राहिम लिंकन को क्या हुआ? नहीं, आपने बहुत वजनदार बात कही है। काश हमारे राजनेता ये समझ पाते। अब मैं ज़रा उमर अब्दुल्ला के बारे में भी आपसे पूछूंगा। उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहली कंडीशन है आर्टिकल 370 को फिर से बहाल कीजिए, 35A को फिर से बहाल कीजिए, इंडिपेंडेंट जेएन के काडर बनाइए, उसके बाद स्टेटहुड दीजिए, तब बात कीजिए। क्या इसी लहजे में चीज़ों को सामने मीटिंग में रखा गया? तो ऑर्डर उन्होंने, मैंने कल इंटरव्यू में ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन इंटरव्यू में आम लोगों को ये इम्प्रेशन रहा होगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने बातें की हैं। उनके वालिद साहब जो हैं वो एक बॉर्न ओरेटर है, वो डायलॉग से ज़्यादा वो तकरीर करते हैं, यानी उनका वो लब लहजा है, उनका स्टाइल है वो, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। जहाँ तक 370 का ताल्लुक है तो उन्होंने इसका जिक्र किया। जब मेरी बारी आई तो मैंने फारूक साहब से कहा कि क्या ये सच है जो मैंने सुना है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में ये केस दायर किया है कि 370 का जो फैसला हुआ था 5 अगस्त को 2019 को शायद, तो उसको चैलेंज किया है? कहा हाँ, हमने चैलेंज किया है। मैंने कहा फिर आपके एक एडवांटेज तो है कि आप अदालत में जाके बात कर सकते हैं,
लेकिन फिर आपको कानून के मुताबिक चलना है। और एक केस जिसमें मैं वकील था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि जब कोई केस हमारे सामने हो तो बाहर लोग उसके कोई कहना हो, वो अदालत में आके कह सकते हैं। ये अदालत एपेक्स कोर्ट है और इसके बाहर कोई लोग दूसरी अदालत लगाएंगे टू सिट ओवर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। फारूक साहब ने मेरा ख्याल है इस बात को समझा। तो मैं इस चीज़ में यकीन रखता हूँ कि सिर्फ आपका जो गोल है वही करेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ तक जाने का जो आपका रास्ता है, जो ज़बान है, जो तरीका है, जो वतीरा है, वो भी करेक्ट होना चाहिए। तो वो एक लेगेसी आप आने वाली जनरेशन को दे सकते हैं। बेग साहब, अब एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है पूरे देश के लिए। हर हिंदू का एक अटूट हिस्सा है, आप उसको अलग नहीं कर सकते जी। लेकिन एक इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की जाती है कि वो अलग है, वो अलग थलग है, उसको अलग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और इसमें खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट बार बार करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या वाकई में फायदा देश का हो रहा है या दरअसल ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा है? देखिए, लॉन्ग रन में इस किस्म की जो पॉलिटिक्स है, ये लोगों के इमोशंस को जगा दे वगैरह, बड़ा जलसा हो जाएगा, कुछ एक दो सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, किसी की कम हो जाएंगी। तो लॉन्ग रन में ये इस किस्म की पॉलिटिक्स जो है वो कामयाब नहीं रहती है। लॉन्ग रन से मतलब है फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर। क्योंकि आज फर्ज कीजिए ये आर्टिकल 370 जब बना तो उसके रिपरकशंस आज देखने में आते हैं। और 370 बनाने के बाद आपने तो 92% कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सटेंड कर दिया है ना, तो वो उसकी तरफ कोई नहीं जाता कि 370 में अब कुछ लिमिटेड स्कोप रह गई थी ऑटोनॉमी की, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस अप्लाई हो चुके थे। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किए थे, कांग्रेस के ज़माने में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़माने में होते रहे। तो ये इसमें पढ़े लिखे लोगों की बात करता हूँ मैं, आम लोगों की बात है 370। वो समझते हैं कि यही हमारी जो सिटीजनशिप है वो इसी पे डिपेंड करती है। लेकिन पॉलिटिशियंस पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को नहीं समझते। इसके लिए एक ट्रेनिंग में से गुजरना पड़ता है, एक एजुकेशनल प्रोग्राम होता है। तो उस किस्म की मैंने बाहर के कुछ मुल्कों का तजुर्बा है कि जो भी इलेक्शन में पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, प्राइवेट, वहाँ गवर्नमेंट के नहीं, वहाँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही हैं ज़्यादा। तो वो एक तरह से उनका जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोनों तरफ से इज बैक्ड बाय सर्टेन रीजंस। लेकिन वहाँ बाय एंड लार्ज टू पार्टी सिस्टम। एक आखिरी सवाल बेग साहब, थोड़ा वक्त कम है इसलिए, ये जो पॉपुलिस्ट स्टांस लेने की कोशिश की जाती है, जिसके जरिए प्लेइंग टू द गैलरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज हमारे पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गया है, क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी या इस तरह की जो तमाम पार्टियां या सोच वाले लोग हैं, इनको ये बात समझ में नहीं आती? और समझते हैं तो फिर क्यों करते हैं? देखिए, अगर वो सामने होते, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई लीडर मेरे सामने होते और या पीडीपी की जो मोहतरमा हैं लीडर सामने होती, तो मैं ज़्यादा खुल के बात करता, क्योंकि उनको रिबटल का मेरी बात का जवाब देने का मौका मिलता। उनकी गैर हाजिरी में मैं सेल्फ रिस्ट्रेंट इम्पोज करता हूँ और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में स्लोगनियरिंग के और इमोशनल ये जो है एक एजेंडा पेश करके लोगों के पैशंस को उभारना और एक दूसरे के साथ लड़ाना, उस बुनियाद पर जो वोट लेना होता है, वो शॉर्ट रन में तो थोड़ा सा फ़ायदा किसी पार्टी को मिलता है, लेकिन लॉन्ग रन में ना पार्टी को मिलता है और ना जनता को उसका पार्टी को कोई फ़ायदा मिलता है। बेग साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जिस
ईमानदारी और बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। काश हमारे तमाम राजनीतिक दल भी इसी ईमानदारी के साथ चीजों को सामने रखते हैं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।